काल में किस प्रकार से शासन व्यवस्था थी और उस शासन व्यवस्था के दो प्रकार से जो मुख्य स्तर थे। पहला था केंद्रीय शासन व्यवस्था, यानी केंद्रीय शासन व्यवस्था में वो किन किन अधिकारियों का किस प्रकार से उनकी जो व्यवस्था रहती थी। तो उसमें सबसे पहले राजा खुद, तो राजा वंशानुगत होता था, राजा का पुत्र राजा होता था और राजा सर्वोच्च शक्ति अपने पास में रखता था, यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों का केंद्र बिंदु राजा स्वयं होता था। लेकिन मौर्यकालीन राजा इतना होते हुए भी वो जनहितैषी होते थे, जनता की भलाई और लोक कल्याण का कार्य करते थे। दूसरा ऐसे का स्तर रहेगा मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में भी जो मंत्री राजा की सहायता करने के लिए विभिन्न विभागों से अलग अलग होते थे, जो राजा के राज कार्य में अपना सहयोग के लिए ये काम करते थे। तो मंत्री में भी एक आंतरिक मंत्री परिषद होता था जिसमें 3-4 सदस्य होते थे, जो राजा को ऐसी सलाह या सहायता करते थे प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो उस प्रकार से उसके बाद में थे अधिकारी। तो अधिकारियों का उल्लेख उस समय मौर्य काल में 18 बड़े अधिकारी हुआ करते थे और उन 18 अधिकारियों का काम भी राजा के कार्यों में जो सहयोग कराना, उनको सलाह देना। उन अधिकारियों का चयन वो भी एक अच्छे तरीके से होता था। उसके लिए एक शब्द आया है उपधा। उपधा यानी उनका जो योग्यता और चरित्र दोनों के लिए एक ऐसा टेस्ट हुआ करता था, उसकी परख करने के बाद ही इन 18 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो उपधा के आधार पे यानी योग्यता और चारित्रिक टेस्ट के आधार पे उन अधिकारियों का नियुक्त करना और वो अधिकारी आगे प्रशासन में अपना सहयोग करते थे। उसके बाद में नगर व्यवस्था। नगरों के अंदर कमेटियां बनी होती थी, मुख्य रूप से 6 कमेटियां उस समय थी और प्रत्येक कमेटी में 5-5 सदस्य होते थे। उनका कार्य रहता था उद्योग से संबंधित, उस नगर के अंदर जो क्रय विक्रय से संबंधित, व्यापार वाणिज्य से संबंधित, जन्म मृत्यु से संबंधित जो पंजीकरण करना और विदेशी जो मामले हैं उसकी जांच करना और उस नगर की जो आय है टैक्स लगा करके और उसको वसूल करना। तो इस प्रकार से नगरीय व्यवस्था में मुख्य 6 प्रकार की समितियां होती थी, वो नगर को व्यवस्थित चलाने का कार्य करते थे। उसके बाद में मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था अच्छी थी और इसी के परिणाम स्वरूप ही उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पे मौर्यों का जो शासन कायम रखा। तो सेना के लिए भी अलग अलग स्तर थे, उसमें मुख्य 6 प्रकार के विभाग बताए गए हैं: पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी, रथ, यातायात और नौसेना। तो इस प्रकार से ये जो 6 विभागों के अनुसार इनका जो कार्य रहता था वो अपने स्तर के कार्य करते थे। उनके सहयोग राजा और उसके सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी सेनापति होता था, वो सेना आगे अन्य छोटे जो अधिकारियों को सुपुर्द किया करते थे। तो इस प्रकार से मौर्य काल की सैन्य व्यवस्था भी अच्छी थी, सुदृढ़ थी और उसी के परिणाम एक विशाल साम्राज्य के वो निर्माता बने। गुप्तचर व्यवस्था। उस समय गुप्तचर व्यवस्था भी विशेष करके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और चाणक्य के द्वारा जो गुप्तचर व्यवस्था का जाल कुछ ज़्यादा विस्तृत किया गया था कि ऐसी गुप्त रूप से जानकारी ली जाए कि जो पड़ोसी राज्य है या आम जनता से इनकी जानकारी करना। तो ऐसी जानकारी करने वाले जो व्यक्ति थे उनको गुप्तचर या संस्था के नाम से जाना जाता था। वो इस प्रकार से राज्य की तुरंत ऐसी अफवाह या गतिविधियों पर निगरानी रखते थे और राजा को उसकी जानकारी कराते थे। उसके बाद में उस समय की न्याय व्यवस्था। तो न्याय भी उस समय अच्छे तरीके से था और 2 प्रकार से न्याय व्यवस्था उस समय थी, एक तो धर्म से संबंधित और दूसरा कंटक शोधन। तो
उस न्याय में वैसे न्याय का सर्वोच्च अधिकारी तो राजा स्वयं होता था, फिर भी वो न्याय के मामले में अन्य अधिकारियों के सहयोग से कार्य करते थे। तो धर्मस्थलीय में, जिसको वर्तमान भाषा में कह सकते हैं कि दीवानी जो न्यायालय, धर्मस्थलीय को दीवानी न्यायालय भी कहा जा सकता है, और कंटक शोधन यानी जो फौजदारी मामले जिसमें लड़ाई झगड़े या अन्य जो विवाद से संबंधित जो कार्य होता था वो इस न्यायालय के अंतर्गत सुपुर्द किया जाता था। तो उस समय न्याय व्यवस्था भी अच्छी थी और 2 प्रकार से इसके स्तर थे। उस प्रकार से मौर्य काल में जनहित के कार्य और जनता के लिए सहयोग का कार्य भी उस समय रहता था कि जनता का सहयोग किस प्रकार से रहे, जन उपयोगी कार्य भी उस मौर्य काल के अंदर रहे। तो प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य काल की सुदृढ़ थी, जिसमें केंद्रीय व्यवस्था और केंद्रीय व्यवस्था के ये अलग अलग विभाग, इन प्रत्येक विभाग का जो अधिकारियों के द्वारा इसका काफ़ी सहयोग रहता था और उसी सहयोग के बलबूते पे वो अपने मौर्य काल के प्रशासन को चलाते थे।